हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी पैटर्न कक्षा 11 प्रश्नावली 1.1 का बेसिक नॉलेज। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रश्नावली 1.1 का बेसिक नॉलेज क्या है। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि आज से कक्षा 11 के जो भी छात्र हैं मैं उनका लाइव शुरू करने जा रहा हूं। कहीं अगर कोई डाउट है तो आप लाइव के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कक्षा 11 के जितने छात्र हैं उनके लिए मैं सबसे बड़ा खुशखबरी लेकर आया हूं कि बेटा आज से आपका लाइव चलेगा और लाइव के माध्यम से जितने भी छात्रों को डाउट है एक एक करके मैं डाउट को दूर करूंगा। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो 11 में चले गए हैं और 11 के सवालों को बनाने में बड़ी समस्याएं होती है। उन छात्रों को देखते हुए मैं लाइव की व्यवस्थाएं किया हूं और रेगुलर मैं लाइव आऊंगा और लाइव के माध्यम से जो भी आपके डाउट होगा एक एक करके दूर करूंगा। जो भी मेरे भाई बहन है जो कक्षा 11 में है मैं उन सभी छात्रों से कहूंगा कि बस आप कमेंट करके बताइए कितने छात्र रेगुलर मेरे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं, कितने छात्र रेगुलर मेरे साथ लाइव में पढ़ना चाहते हैं। एक बार आप कमेंट करके बताइए और मुझे पता चले कि इतने छात्र लाइव में जुड़ना चाहते हैं। या एक बार आप कमेंट करके सभी छात्र बताएं कि कितने छात्र लाइव में जुड़ना चाहते हैं, कितने छात्र लाइव के माध्यम से गणित को पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद मैं रेगुलर लाइव के माध्यम से आपके एक एक प्रश्नावली को सॉल्व कराऊंगा। आज देखिए मैं लाइव आया हूं यही बताने के लिए और लाइव के माध्यम से आज प्रश्नावली 1.1 का बेसिक नॉलेज भी आपको दूंगा। कहीं आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, अगर लाइव को अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो कहीं आपको कहीं प्रश्नावली के सवालों में समस्या नहीं होगा। आइए देखा जाए प्रश्नावली 1.1 का बेसिक नॉलेज क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या है और हमें उस सेट में हमें उस समुच्चय में क्या क्या पढ़ना है। यानी हमारा समुच्चय जो है कक्षा 11 में जो दिया है और वह कितने प्रश्नावलियों में बांटा गया है। बेटा प्रश्नावली 1.1 से लेकर यह प्रश्नावली 1.6 तक है। यानी हमें समुच्चय कहां से कहां तक पढ़ना है। प्रश्नावली 1.1 से शुरू होगा और यह समाप्त जाके होगा कक्षा 11 में प्रश्नावली 1.6। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 में हमें पढ़ना है समुच्चय और उसका निरूपण। हमें प्रश्नावली 1.1 में पढ़ना है समुच्चय और क्या उसका निरूपण। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है प्रश्नावली 1.2 और 1.3 में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। यानी प्रश्नावली 1.2 में भी आप समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.3 में भी आप समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए मैं आप सभी छात्रों को बता दूं कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, कक्षा 11 वाले ध्यान से सुने कि समुच्चय 6 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो समुच्चय कई प्रकार के होते हैं लेकिन कक्षा 11 वाले ध्यान से सुने, आपके सिलेबस के अनुसार जो समुच्चय है वह 6 प्रकार की होती है। यानी कक्षा 11 में हमें समुच्चय 6 प्रकार का ही पढ़ना है। ठीक है, ऐसे तो समुच्चय कई प्रकार के होते हैं लेकिन कक्षा 11 में आप 6 प्रकार के समुच्चय पढ़ेंगे, जिसमें पहला है रिक्त समुच्चय। पहला क्या है? रिक्त समुच्चय। और दूसरा है परिमित और अपरिमित। देखिए यहाँ पे समुच्चय छूटा हुआ है, मैं समुच्चय लिख दे रहा हूं। दूसरा आपको पढ़ना है परिमित और अपरिमित समुच्चय और तीसरा है सामान्य समुच्चय। यह तीनों जो है समुच्चय आपको मिलेगा प्रश्नावली 1.2 में। याद रखिएगा प्रश्नावली 1.2 में आप क्या पढ़ेंगे? रिक्त समुच्चय पढ़ेंगे, परिमित और अपरिमित समुच्चय पढ़ेंगे और उसके साथ सामान्य समुच्चय भी आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 में। फिर प्रश्नावली 1.3 में आप पढ़ेंगे उप समुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। यानी यह तीनों समुच्चय आप प्रश्नावली 1.3 में पढ़ेंगे। कहीं आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं आप सभी छात्रों से कह रहा हूं बेटा अगर आप मेरी लाइव में रेगुलर जुड़ते हैं, अगर आपका अत्यधिक मात्रा में कमेंट आया तो याद रखिएगा मैं प्रत्येक सवालों को काफी सरल भाषा में बताऊंगा। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपके प्रश्नावली के प्रत्येक सवालों को काफी आसान तरीके से बताऊंगा जिससे किसी भी छात्र को कहीं कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखिए और क्या है।
समुच्चय के प्रकार के बाद आपको पढ़ना है वेन आरेख और समुच्चय पर संक्रियाएं। यह दोनों टॉपिक आपको मिलेगा प्रश्नावली 1.4 में। 1.4 में आप क्या क्या पढ़ेंगे? वेन आरेख। क्या पढ़ेंगे? वेन आरेख। और उसके साथ साथ में आप पढ़ेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पे संक्रियाएं हमारे 3 प्रकार की होती है। याद रखिएगा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला होता है सम्मिलन, दूसरा होता है सर्वनिष्ठ और तीसरा होता है अंतर। पहला क्या होता है जी? पहला होता है सम्मिलन, दूसरा होता है सर्वनिष्ठ और तीसरा क्या होता है? अंतर होता है। फिर आगे बढ़िए। अब आपको 1.5 में पढ़ना है समुच्चय का पूरक। याद रखिएगा प्रश्नावली 1.5 में आप पढ़ेंगे समुच्चय के पूरक। उसके बाद आप प्रश्नावली 1.6 में पढ़ेंगे व्यवहारिक प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? व्यवहारिक प्रश्न। मैं आप सभी छात्रों से बता दूं कि सबसे ज्यादा लॉन्ग प्रश्न प्रश्नावली 1.6 से बनते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 1.4 और 1.5 से भी बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लॉन्ग प्रश्न 1.6 से ही बनते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप सभी छात्रों से पहले बता दूं कि समुच्चय हमें पढ़ना है जो प्रश्नावली 1.1 में समुच्चय और उसका निरूपण। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं, उसके बाद मैं आपको समुच्चय के निरूपण के बारे में बताऊंगा। मेरे भाई समुच्चय का खोज जर्मन गणितज्ञ, क्या? जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने किया था। मैं ऊपर लिखा हूं, देख लीजिए। समुच्चय का खोज जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने किया था। किसने किया था? जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने किया था। देखिए मैं यहाँ पे हेडिंग बनाया हूँ समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में सेट करते हैं। आप देखकर लिख सकते हैं, बड़ी काम का चीज है, क्योंकि मैं प्रश्नावली के सवालों को पढ़ाऊंगा तो एक एक करके सबका परिभाषा लिखाते जाऊंगा और प्रश्नावली को सॉल्व कराते जाऊंगा। देखिए समुच्चय का परिभाषा होता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में इसको सेट कहते हैं, कोई भी चीज है उसका एक सेट बना दीजिए, वो समुच्चय हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा प्रत्येक वस्तु सेट नहीं होगा। मैं अभी बताऊंगा कि कौन सेट होगा और कौन सेट नहीं होगा। पहले आप इतना याद रखिए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहेंगे, सेट कहेंगे। ठीक है, चलिए आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समुच्चय किसे कहते हैं, कौन समुच्चय होगा, कौन समुच्चय नहीं होगा। पहला प्रश्न देखिए मैंने लिखा है 10 से कम प्राकृतिक, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। आप मेरे पास आए और बोले कि सर 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? तो देखिए क्या होगा, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। अब आप दौड़ते दौड़ते किसी और टीचर के पास गए और जाके बोले सर 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? और टीचर भी कहेंगे बेटा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। फिर आप किसी तीसरे टीचर के पास गए और दौड़ते दौड़ते गए और जाके आप उनसे पूछे कि सर 10 प्राकृतिक संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? तो अभी आपको कहेंगे कि बेटा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और क्या होगा? 9 होगा। यानी हम 3 टीचर ने पढ़ाया और तीनों टीचर ने क्या किया? एक ही स्टेटमेंट दिया, एक ही आंसर आपको बताया कि नहीं बताया? तो उसको आप समुच्चय कहेंगे। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित जो संग्रह होगा, जो वस्तुओं का सुपरिभाषित जो संग्रह होगा उसी को हम समुच्चय कहेंगे। यानी यह 5 संख्याओं का एक संग्रह है। याद रखिएगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यह 5 संख्याओं का एक संग्रह है। और जब 5 संख्याओं का एक संग्रह होगा तो उसको आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि सर वह क्या है? समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि 5 सबसे अच्छे अभिनेता का नाम बताइए।
अब आप डाउट में हैं। अब सोचिए, थोड़ा सोचिए, मैं आपसे पूछ दूं कि बेटा 5 अभिनेता का नाम बताओ, तो तुम क्या बताओगे? सोचो क्या बताओगे मेरे भाई। यानी तुम जिसकी मूवी देखते हो, तुम्हें जो नायक सबसे ज्यादा पसंद है, जो अभिनेता जो सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे जो भोजपुरी देखते होंगे उनको भोजपुरी का अभिनेता पसंद होगा, जो हिंदी देखते होंगे भैया हिंदी मूवी का अभिनेता पसंद होगा। लेकिन मान लीजिए मुझे साउथ की मूवी पसंद है, मुझे क्या है, साउथ की मूवी पसंद है, और आपको सलमान खान पसंद है, आमिर खान पसंद है, हैं? और भी बहुत से अभिनेताओं का आप नाम बताइए वो पसंद है। आप किसी तीसरे के पास गए और उससे बोले कि भाई 5 अभिनेताओं के नाम बता, वो बोला कि नहीं मुझे अमिताभ बच्चन जी पसंद है, वो बोला नहीं मुझे काजल खान पसंद है। यह अलग अलग अपने हिसाब से स्टेटमेंट देगा। तो आप देखिए जब सभी व्यक्तियों का स्टेटमेंट अलग अलग होगा तो उसे हम कहेंगे कि वह समुच्चय नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति का स्टेटमेंट एक हो और आंसर क्या आए, समान आए, तो उसे आप समुच्चय कहेंगे। अगर सबका स्टेटमेंट अलग अलग आया तो उसे आप समुच्चय नहीं कहेंगे, वह समुच्चय नहीं होगा। जैसे 5 सबसे अच्छे अभिनेताओं का नाम आपसे पूछा जाए तो मैं आप सभी छात्रों से कहूं कि मैं मूवी नहीं देखता भाई, तो मैं कभी कभार साउथ की मूवी देख लेता हूं, मुझे तो उतने हीरो के नाम भी पता नहीं है, मैं आप सभी छात्रों से बता दे रहा हूं। लेकिन बहुत से मेरे भाई बहन होंगे जो मूवी के दीवाने होंगे, उनसे पूछोगे तो फेवरेट बालिकाएं जो होगी, जो लड़कियां होंगी, वो फेवरेट अपनी अभिनेत्रियों का नाम बताएंगे और कहेंगे अरे वो तो मुझे बड़ी पसंद है, उसकी मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो डांस बड़ी अच्छी करती है। यानी उन बालिकाओं से पूछा जाए, बच्चों से पूछा जाए कि 5 अभिनेताओं के नाम बताओ तो तुरंत धड़ाधड़ बताएंगे 5 अभिनेताओं का। ये बताइए सबका स्टेटमेंट एक आ रहा है क्या? नहीं, सबका स्टेटमेंट जब अलग अलग आएगा तो वह क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय होने के लिए सबका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, वह एक सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह एक सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। चलिए तो अब आगे देखिए, अब इसको आप लिखेंगे कैसे? 5 सबसे अच्छे अभिनेताओं मैंने का नाम हमने बोला तो हमने कह दिया एक शब्द में आप कहेंगे कि यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि आप लिखेंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। लिखेंगे सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। जब जो याद रखिएगा, जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा वह हमारा समुच्चय नहीं होगा, जो सुपरिभाषित संग्रह होगा वह क्या होगा, समुच्चय होगा। एक शब्द में कहिए कि जब प्रत्येक टीचर अगर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई सवाल पढ़ा रहे हैं, सभी टीचरों के पास आप जाते हैं पढ़ने के लिए, एक ही सवाल लेकर कई टीचर के पास गया, सबका आंसर समान आ गया, तो वह क्या होगा, वह सेट है, वह समुच्चय है। लेकिन मान लीजिए अगर सबका अलग अलग आ गया और कहा जाए, पूछा जाए बताइए यह एक सेट है, यह एक समुच्चय है, तो वह सेट नहीं है, वह समुच्चय नहीं है, क्योंकि वह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब करें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर समुच्चय है कि नहीं है। आप मेरे पास आए दौड़ते दौड़ते और बोले सर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है? मैं आपसे बोलूंगा बाबू घबराओ मत, बता रहा हूँ, घबराओ मत, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, पहला होगा ए, फिर क्या होगा ई, फिर क्या होगा आई, फिर होगा ओ और फिर होगा यू। यानी 5 होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। आप किसी दूसरे टीचर के पास दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं सर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होगा? वो भी बोलेंगे कि बेटा ए ई आई ओ यू। फिर आप तीसरे किसी के पास दौड़ते हुए जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं सर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होगा? उन्होंने बोला कि बेटा ए ई आई ओ यू। यानी हम सभी का स्टेटमेंट समान आ रहा है, हम सबका स्टेटमेंट क्या आ रहा है, हम सभी टीचरों का स्टेटमेंट जो है समान आ रहा है, तो उसे आप कहेंगे क्या, सेट। उसे हम कहेंगे क्या है कि वह समुच्चय है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। यह कैसा है?
यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। आज जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। आगे बढ़िए, चलिए चौथे नंबर पे जो दिया है वह है कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। मेरे भाई संख्या 12 की अभाज्य गुणनखंड तुमने 9 में पढ़ा था, 10 में भी पढ़ा था, याद है? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? चलो मैं अभाज्य गुणनखंड यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। चलो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 से भाग लगाओ 6 बार में जाएगा, 2 से भाग लगाओ 3 बार में, 3 से भाग लगाओ 1 बार में। देख रहे हो भाग जा रहा है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 ये आ रहा है नु? यानी आप लिखेंगे क्या, आपका हो जाएगा 2 गुणे, या केवल आप लिखेंगे 2 कामा 3। समुच्चय में एक अंक को रिपीट नहीं किया जाता है। मैं आगे नियम बताऊंगा, प्रश्नावली के सवाल जो पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, समुच्चय के अवयवों को लिखने का तरीका बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं, समुच्चय में एक अंक को रिपीट नहीं किया जाता। एक अंक अगर 10 बार है, 20 बार है नो, तो आप एक बार लिखेंगे। तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो उसमें 2 2 बार है और 3 1 बार है, तो 2 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 को 1 बार लिखना है और 3 को भी 1 बार लिखना है। तो यह संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड निकल गया 2 और 3, और 2 और 3 क्या है, क्या है जी, यह एक समुच्चय है। क्योंकि मेरे पास आए मैंने भी वही बताया, किसी और के पास जाओगे वो भी वही बताएंगे, तीसरे के पास जाओगे वो भी वही बताएंगे, यानी यह एक संग्रह है। यह 2 अंकों या 2 संख्याओं का एक संग्रह है, और 2 संख्याओं का एक संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यह हमारा समुच्चय है, ठीक है। चलिए अब 5वें नंबर पे दिया है कि दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। अब बहुत बड़ा प्रश्न आ गया मेरे भाई, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। अब मान लो मुझे बड़ा पसंद है क्या, प्यारा जानवर गाय, मुझे गाय पसंद है। कल्पना कीजिए मैं आपसे पूछा कि कह रहे दुनिया के 3 सबसे बड़े जानवर, मुझे गाय पसंद है, कुत्ता पसंद है, और मैंने एक और कह दिया घोड़ा पसंद है। मुझे तो 3 जानवर पसंद है। मैंने आपसे पूछा तो आप कहें सर मुझे भेड़ पसंद है, मुझे बकरी पसंद है, मुझे भैंस पसंद है। आप तीसरे से पूछे उससे कि सर आप बताइए कि दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर क्या हैं, आप बताइए दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। उस टीचर को या उस बच्चे को कुछ अन्य अलग जानवर पसंद हो तो ये बताइए, हम तीनों का स्टेटमेंट समान आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर हम तीनों का स्टेटमेंट समान आता तो समुच्चय होता, अगर हम तीनों का स्टेटमेंट अलग अलग आ रहा है तो समुच्चय नहीं होगा। तो लिखोगे कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित 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 क्या है, संग्रह, संग्रह नहीं है। जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो यह सेट नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं होगा, याद रखिएगा मेरे भाई। अब भी अगर समुच्चय में प्रॉब्लम हो, कहीं कोई समस्या हो, अब भी अगर समुच्चय में आपको कोई कठिनाई हो, समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। चलिए जल्दी कमेंट करके हमें बताइए, कमेंट करके बताइए कि सर मुझे नहीं समझ में आया, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बोल दीजिए सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगले दिन जब मैं लाइव आऊंगा तो फिर लाइव के माध्यम से उस टॉपिक को रिवाइज कर दूंगा। 11 के छात्र जो भी बालक बालिकाएं ध्यान से सुने, कहीं अगर किसी सवाल को लगाने में आपको समस्याएं हो रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर देंगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अगले दिन जब लाइव आऊंगा तो पुनः उसको रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला नंबर जो है इसी में समुच्चय तो मैंने आपको बता दिया, समुच्चय की पहचान करना भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा उसका निरूपण। निरूपण का अर्थ होता है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा मैं यहाँ पे बॉक्स में लिखा हूँ, सभी लोग देख ले, मेरे भैया मेरे भाई छोटे भाई बहन सब देखो, यहाँ पे बॉक्स में लिखा हूँ समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों को हम 2 तरीके से प्रदर्शित करते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, पहले को हम कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरे को कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। यानी समुच्चयों का निरूपण 2 तरीके से किया जाता है। पहला होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप होता है, और दूसरा समुच्चय का निर्माण रूप होता है। घबराइए मत, कल के लाइव में हम लोग पढ़ेंगे सेट जो आगे इससे संबंधित जो भी आएगा बेसिक नॉलेज या आपके सिलेबस का जो सवाल है, कल मैं सेट आगे बढ़ाऊंगा।
और कल मैं यह भी आपको बताऊंगा कि रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप से समुच्चयों को कैसे लिखते हैं और समुच्चय का निर्माण रूप क्या है, उसमें समुच्चयों को कैसे लिखा जाता है, कल के लाइव में मैं बताऊंगा। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि बेटा मैं जो भी बता रहा हूं अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों तक मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपका याद रखिएगा अधिक से अधिक कमेंट आया तो मैं रेगुलर लाइव आकर और कक्षा 11 का जितनी प्रश्नावली है पूरे किताब को ही लाइव के माध्यम से पढ़ा दूंगा। रेगुलर एक एक प्रश्नावली को पढ़ा के समाप्त कर दूंगा, लेकिन अत्यधिक मात्रा में कमेंट आएगा तब। शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। कहीं अगर कोई डाउट होता है मेरे भाई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पढ़ के अगले दिन जब लाइव आऊंगा तो फिर रिवाइज कर दूंगा।